आज किसान आंदोलन फिर से पूरी चर्चा में है और न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरा देश एक तरह से इस चर्चा को, इस विषय को देख रहा है। बड़ी अजीब बात है, जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो ये उस देश में बात होती है जहां राष्ट्रपिता माने जाने वाले गांधी ये कहते हैं कि असली भारत गांवों में बसता है, या फिर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं, या फिर जब सर्वोदय शुरू होता है तो उसका कॉन्सेप्ट था भूदान आंदोलन के तहत सबय भूमि गोपाल की। ये सारी चीजें होती गईं और आजादी हम अमृत काल में चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जब 100 साल पूरे हो, मतलब 2047 हमारा आजादी के 100 वर्ष पूरे हो तो भारत एक विकसित देश हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी हमने पाई, बहुत सारी चीजों में भारत ने उन लक्ष्यों को हासिल किया। आज गर्व से कह सकते हैं हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पीपीपी में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को इस डेकेड के अंत तक हम पाने जा रहे हैं। स्पेस में हम सुपर पावर हैं। लेकिन इन सारी बातों के बाद जो असली भारत है, जो गांव है, जो किसान है, वो कहां है? और जब भी कोई ऐसा फैसला आता है, जब भी कोई ऐसी एक तरह से कहिए विद्रोह या आंदोलन की स्थिति आती है, तो ये समाज सोचने को जरूर मजबूर हो जाता है, भारत सोचने को जरूर विवश हो जाता है कि आखिर किसान क्यों असंतुष्ट है। और इस बात को समझने के लिए एक बहुत, अगर हम कहें तो, चाहे कॉलोनियल पीरियड से अंग्रेजों ने जिस तरह की नीतियां बनाई, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, कृषि का वाणिज्यीकरण, जिस तरह भी उन्होंने किया, उसकी क्या गूंज अभी तक भारत में है और हम उस रिफॉर्म को लागू नहीं कर पाए, हमारा किसान आगे नहीं आ पाया। तो इन सारी बातों को देखते हुए पहले भी किसान आंदोलन हुआ जिसने कुछ ऐसा रूप भी लिया जिसकी आलोचना हुई। भारत सरकार 3 कृषक बिल लाती है और इतना अनरेस्ट हुआ कि अंततः सरकार को रोल बैक करना पड़ा, वो नियम, वो कानून वापस लेने पड़े। फिर जब सारी चीजें सही जा रही थी तो ऐसा क्या है कि फरवरी 2024 में फिर से ये किसान आंदोलन इस रूप में आ गया जिससे पूरे भारत की एक तरह से मशीनरी जो है वो परेशान हो उठी और पूरे हर जगह एक इस खबर को क्यों और कैसे देखा जाए, किस इसका नजरिया क्या होना चाहिए, इसको देखने की जरूरत है। तो किसान आंदोलन 2024 की अगर बात करें, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूं और आसपास एनसीआर की तरफ से जो हालात है, पूरा जो ट्रैफिक है वो ठप पड़ गया है, जिसमें सब लोग परेशान। जिन लोगों को किसानी या खेती से डायरेक्ट लेना देना नहीं, वो बड़े परेशानी की क्या कर रहा है। पिछले साल के आंदोलनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कुछ राजनीतिक एंगल भी थे, उसको देखते हुए भी कुछ लोग इसका एक तरह से कहिए तो नकारात्मक रूप ले रहे हैं। लेकिन क्या सही में, जैसे कहा जाता है, एवरीथिंग कैन नॉट बी सीन ओनली व्हाइट और ब्लैक, सभी का ना तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना नेगेटिव, कहीं इन दोनों के बीच की स्थिति है। यह आंदोलन क्या केवल नकारात्मकता लिए हुए है? क्या केवल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और भाई इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह की परिस्थितियां उभरी उसमें बदलाव को लेकर भी चीजें देखी जाती हैं, क्या इसके लिए किया जा रहा है? या सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, पूरा जो ग्लोबल लीडरशिप है, अभी कतर में हमारे 8 जो एक्स नेवल ऑफिसर से उनको छुड़वा दिया गया, स्पेस में हमने बड़ी अच्छी बातें की, यूएई, अभी हमारा एक और मंदिर बन रहा है, तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिस पे गर्व करने का भी है। लेकिन क्या भारत एक तरफ या आइदर और साइड में या कहीं बीच में है? उसी का एक पक्ष है यह किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन की बात करें तो निसंदेह जिस तरह से किसान पंजाब से, हरियाणा से होते हुए दिल्ली की ओर आ रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पे जो हुआ, उस पर कोई भी देश, कोई भी सरकार गर्व नहीं कर सकती। मजबूरी थी, क्योंकि जो प्रशासनिक चीजें हैं, जो गतिविधियां हैं, वो चलती रहनी चाहिए, इसलिए जो कार्रवाई हुई, रोका गया और इस कारण से सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर
जब भी कोई आंदोलन होता है, आइए इस विषय को जरा पूरे अगर हम समग्रता से समझें, तो जब भी कोई विषय होता है, आंदोलन है, तो उस आंदोलन है तो ऑब्वियसली कुछ डिमांड होंगी, मांगे होंगी। जरा हम इन पूरी परिस्थितियों की जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सरकार के खिलाफ जो किसान हैं वो आंदोलन पर उतर आए, और जब आंदोलन पर उतर आए तो प्रमुख मांगे क्या हैं। इस बार जो किसानों का आंदोलन है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सभी फसलों की एमएसपी माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समझाऊंगा भी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी वाला कानून बने। जो कोर है इस पूरे विषय का, जो सबसे ज्यादा चर्चित है, वो ये है कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी वाला कानून बने। दूसरा, इसी तरह जो पहले दिखता है, ऐसे बहुत सारी मांगे हैं। मांगों में अगर आप देखें तो यह भी है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून अब समय मत लीजिए, तुरंत बनाएं, इमीडिएट। इसके साथ साथ बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें एक मांग यह भी है कि किसानों की पूरी कर्ज माफी हो। अभी पूरे इंडिया में किसानों पर जितना कर्ज है सबको माफ कर दिया जाए। और एक आंकड़ा देख रहे होंगे, अभी अगर पूरे देश में कृषि पर किसानों को अगर हम देखा जाए कि कितना कर्ज है, तो 21 लाख करोड़ रुपए है। समझना होगा विषय कितना जटिल है। 21 लाख करोड़ रुपए मान किए जाए माफ। विद्युत अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है उसको लेकर भारत जिस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी देता है, विद्युत अधिनियम 2020 कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की बात थी, इसलिए किसानों की मांग है उसको रद्द किया जाए। इसी तरह एक और मांग है, किसान आंदोलन के दौरान, जब पिछले किसान आंदोलन हुए थे, तो जो घटनाएं हुई थी और किसानों पर या इस विद्रोह में, इस आंदोलन में जब केस दर्ज किए गए थे, और वो केंद्र सरकार का हो या कोई भी राज्य की एजेंसी ने दर्ज किया हो, सभी मामले वापस लिए गए। और बात केवल इतनी नहीं है, इसके अलावा भी अन्य डिमांड है कि जिन आंदोलन में भाग ले रहे किसानों की या फिर किसी की मौत हुई है, तो न केवल उसे मुआवजा मिले उसके परिवार को, बल्कि सरकारी नौकरी भी मिले परिवार के एक सदस्य को। ऐसी बहुत सारी डिमांड हैं। और जिस तरह पिछले साल घटनाओं ने विद्रूप रूप ले लिया था, उसमें इस तरह की कई सारी डिमांड को लेकर पुनः आना कितना जायज है इसको देखते हैं। लेकिन इस तरह की डिमांड को लेकर और उसे तुरंत मनवाना, क्या किसान उतावले हैं? और क्या सरकार हर तरह से गलत है कि वो अभी कह रही कि नहीं, नेगोशिएशन, अभी बातचीत करते हैं? तो ऐसी बहुत सारी 12, खासकर महत्वपूर्ण 12 मांगे हैं। लेकिन जो दो बातें आकर टिकती हैं, एक एमएसपी की गारंटी वाला कानून और दूसरा कर्ज माफी। क्योंकि तर्क यह भी दिया जाता है कि जब बहुत बड़े उद्योगपतियों को जब ऐसी स्थिति आती इकोनॉमी की, तो बेल आउट दिया जाता है, कर्ज माफी की जाती है, तो क्यों नहीं ऐसे बहुत सारे वामपंथी, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ हो जाता है, किसानों का क्यों नहीं? इन सारी बातों को और याद रखना है, हम जब कोई भी दृष्टिकोण देखें तो ये मान के चलें कि हमारे लिए किसान भी इंपॉर्टेंट है तो उद्योगपति भी इंपॉर्टेंट। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिस तरह जो प्रोड्यूस है, जिस तरह मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। और उद्योग नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और खासकर जो नौकरियां दी जा रही हैं वो कहां जाएंगी। तो ये भी नहीं देखना है कि उद्योगपति नकारात्मक है या उद्योग नकारात्मक, हमें दोनों को देखना है। और ऑब्वियसली चूंकि किसान जो रीढ़ है भारत की, गांव जो हमारे पहचान है भारत की, वहां पर देखना है। तो आखिर इन कानूनों को लेकर किस तरह की बात है, ये मांग है, बृहद मांगे हैं जैसा मैंने कहा। लेकिन इन सब में एक पॉइंट और आएगा, वो आएगा स्वामीनाथन समिति के अनुसार जो उनकी अनुशंसाएं हैं उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। 12 में से मेन जो चीज आ रही है वो आ रही है कि आखिर हम या भारत सरकार
एमएसपी पर गारंटी युक्त कानून क्यों नहीं ला रही है? सबसे पहले जब इस विषय को देखते हैं और ये उतावलापन, जब एमएसपी की बाद जब ये आंदोलन वापस हुए थे, किसान, जब कृषक बिल आया था तो उस कृषक बिल का भी सबसे बड़ा विरोध इसीलिए हो रहा था कि किसानों को लग रहा था कि एमएसपी हटा ली जाएगी। अगर उन तीनों कृषक बिल को पढ़ा होगा, अगर आप जानते होंगे, तो उसमें बड़ी सारी बातें पॉजिटिव भी थी। लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से यह कमी रही कि यह नहीं समझा पाया गया कि ऐसा कोई भी एडवर्स निर्णय किसानों के हित में नहीं लिया जा रहा है, किसानों के खिलाफ नहीं लिया जा रहा है, जो लिया जा रहा है किसानों के हित में लिया जा रहा है। लेकिन जो मैसेजिंग गई वो ऐसा लगने लगा कि किसानों के खिलाफ है। और उसमें एक विषय था एमएसपी का, जो आज भी है, और दूसरा विषय था, ऐसा लगने लगा कि उनकी खेती, उनके प्रोडक्ट का फायदा कारपोरेट्स को दिया जा रहा है, जिसमें कारपोरेट फार्मिंग की बात थी। ऐसी बात को लेकर ये दो चीजें हुई, और जब ये दो चीजें हुई और पूरा बिल वापस लेना पड़ा, तो एमएसपी पे इसका मतलब है सरकार ने कहा था ठीक है भाई, हम एमएसपी नहीं हटा रहे। हमें इसे पिछले आंदोलन से जोड़ के देखना होगा। सरकार को कहना पड़ा, मानना पड़ा कि हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, और फिर जो समय मिला, किसानों का कहना है कि हमने 2 साल दे दिया, अभी भी हमें एमएसपी पर लिखित या गारंटी क्यों नहीं मिल रही। अब सबसे पहले इस विषय को समझना होगा, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की तरफ से ये एक ऐसा प्राइस है जो बुआई के समय ही, जब फसल की बुआई होती है, देखो कितना बढ़िया किसानों को सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए एमएसपी कॉन्सेप्ट आया। बुआई के समय ही फसल की कीमत तय कर दी जाएगी। अब जब फसल की कीमत, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया जाएगा कि अगर अधिक उत्पादन या किसी भी कारण से अगर किसी फसल की कीमत में उतार चढ़ाव, खासकर गिरावट आती है, तो आप डरो मत किसान, हम आपको मिनिमम बताते हैं, हम आपकी एक निश्चित कीमत देते हैं कि हम आपकी इस पे खरीद कर ही लेंगे। हम सरकार ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा एश्योरेंस देती है कि आपको खेती करने में रिस्क नहीं है, आप फसल बो, और अगर बोओगे तो बोने के बावजूद अगर कीमत में गिरावट आती है तो आप फिक्र मत कीजिए, सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, और इससे क्या होगा, आप निश्चित रहेंगे कि कम से कम इतनी कीमत तो हमें मिल जाएगी। फिर से बहुत सिंपल बता रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि बाजार में अगर फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, तो सरकार किसानों को एक निश्चितता प्रदान करती है कि मिनिमम ये प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये प्राइस क्या मिलेगा, तो एक फार्मूला है, खासकर स्वामीनाथन जी ने, एमएस स्वामीनाथन जी ने अभी भारत रत्न दिया गया, जो बहुत एक पॉजिटिव एस्पेक्ट माना गया। उसमें कहा गया था कि किसान की जो टोटल वास्तविक लागत है, व्यापक लागत एक शब्द है, अभी इसके बाद वो भी देखेंगे, कि अगर किसान की व्यापक लागत, जिसको C2 कहते हैं, उसमें 50% बढ़ा कर देना चाहिए। यह कहा गया है कि अगर ऐसा हो जाए तो जो किसानों को एक न्यूनतम मूल्य, अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो मान लीजिए किसानों ने जो फसल बोई वो 12 रुपए की है। अब अगर 12 रुपए का लगा और कीमतें गिरने लगी, मान लीजिए, अब किसान बेचारा जो सबसे ज्यादा हाशिए पर है, किसान है, तो सरकार ने कहा फिक्र मत करो, 12 रुपए प्लस 12 का 50% माने 6 रुपए, इसका मतलब 18 रुपए में हम आपकी फसल खरीद लेंगे। तो क्या हुआ, किसानों को एक निश्चितता मिली सरकार की तरफ से। हम जिस ढांचे को लेकर चलते हैं, जिस समाजवाद को लेकर चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो यहां पर हमने तय कर दिया कि किसानों को एक डरना नहीं है, वो इस स्थिति में कभी नहीं आएंगे जिससे उनकी हालत खराब हो। हम मतलब सरकार एक एश्योरेंस देती है
कि किसी बुरी से बुरी स्थिति में आपको लागत का एक अगर फार्मूला माना जाए तो प्लस 50% मिल जाए, तो किसान श्योर हो गया। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है एमएसपी की, इसका मतलब तय है कि हम किसानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि खेती में रहो, क्योंकि आधुनिक समय में जो कृषि कहें या खेती कहें, किसानी कहें, वो बड़ा पॉजिटिव नहीं माना जाता। और नई पीढ़ी जिनके माँ बाप किसान थे, हम लोग के भी माँ बाप किसान थे, तो उनके बच्चे अब खेती में नहीं आना चाहते क्योंकि लाभ नहीं है और पढ़ लिख कर कहीं और जा रहे हैं। ऐसे में वो खेती और हमारा आम किसान जो है किसी तरह अपनी सुरक्षा को रखे, तो एक बेहतर फार्मूला है एमएसपी का। अब जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की ये बात देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब किसानों को एक निश्चित मूल्य या कीमत मिलने की गारंटी है, और इस कारण जो एक तरह से सरकार का एश्योरेंस है। अब आता यह है कि अगर इसको कैसे एमएसपी निर्धारित कैसे किया जाता है, ये एमएसपी और इसमें जो विवाद है और गारंटी का क्या मतलब है, हम जरा इस बात को भी देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि आज अगर हम बात करें एमएसपी पे, तो एमएसपी में कुल मिलाकर भारत सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित कर रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे 7 सिर अनाज है, 5 दालें हैं, 7 तिलहन है और 4 व्यावसायिक फसलें। वास्तव में 3 व्यावसायिक फसलों के साथ अभी आपने खोपरा, जो नारियल होता है, अगर आप नारियल को तोड़ें उसके अंदर का जो सफेद वाला फ्लेश होता है उसे हम खोपरा कहते हैं, तो खोपरा को भी जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर ये 23 फसलें हैं। और 23 में भी सबसे, जब यहां देखेंगे तो जूट है, कपास है और गन्ना है। और यहां गन्ना के लिए हमने निश्चित, बाकी सब में नहीं, लेकिन गन्ना के लिए एक निश्चित नियमावली बनाई, वहां पर गारंटी जरूर दी है। बाकी सबको हमने एमएसपी में शामिल किया है। और देखिए 7 अनाज, धान, गेहूं, जौ, ज्वार, रागी, मक्का, बाजरा, आप जान ही रहे हैं रागी बड़ा जरूरी है भाई, मिलेट ईयर है। फिर तिलहन की बात करें तो मूंगफली है, सूरज के बीज हैं, सोयाबीन है, तिल है, कुसुम है, रेपसीड है और नाइजर सीड्स है। दालें चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर, क्योंकि यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस के प्री में तो ये भी पूछ लेता है, तो ये भी पता होना चाहिए दालों में कौन सा शामिल है कौन सा नहीं। और जैसा मैंने कहा व्यावसायिक फसलों में बात करें तो ये खोपरा नया है, इसके अलावा 3 है और कच्चा जूट, कपास और गन्ना भी स्टार, चूंकि मैंने कहा कि इसके साथ थोड़ा सा बेहतर कानून बनाया गया है निश्चितता के लिए। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि जब एमएसपी की गणना की जाती है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिर सरकार बनाती कैसे है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक आपने जानते होंगे, एक आयोग है सीएसीपी, इसको हिंदी में कहते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पहले ये एक तरह से कृषि मूल्य आयोग नाम था। सबसे पहले 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया, और इसीलिए अब अगर कभी पूछे कि एमएसपी कब से आया, तो ऑब्वियसली 65 में आया, जब रिपोर्ट आई 1966-67 से 1966-67 से इसकी कल्पना शुरू हुई, और ऑब्वियसली गेहूं के साथ शुरुआत की गई। तो यहां पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन केवल कैसे कीमत निर्धारित करें, थोड़ा और साइंटिफिक होते हुए, समय परिस्थितियों को, बाकी अनुभवों को लेते हुए 1985 में इसका रिफॉर्म किया गया और इसका नाम किया गया सीएसीपी। अब इसमें केवल क्या है, कृषि मूल्य आयोग नहीं है, क्या हो गया, कृषि लागत। उसमें लागत क्या लगी, उस लागत के हिसाब से फिर हम कितना जो उसको हम मूल्य देंगे इसको, और ये बड़ा पॉजिटिव था। तो 1985 में ये सीएसीपी हो गया। अब मतलब लागत के अनुसार कृषि उपज की मूल्य या कीमत निर्धारित करना। अब यही वो आयोग है, यही सीएसीपी है जो एमएसपी की अनुशंसा करता है। पहली चीज सब याद रखिएगा, यह एक सलाहकारी, एक एडवाइजरी कमीशन है। जरूरी नहीं है कि सीएसीपी ने जो फार्मूली दिया, जो सीएसीपी ने कहा, वो सरकार मान ले।
सीएसीपी एक अनुशंसा देती है। अनुशंसा के बाद पहले इसी बात को पूरा कर लेते हैं। जब और देखो इसमें क्या करता है, बाजार का रुझान, मांग आपूर्ति की गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों सबका अध्ययन करने के बाद और यह भी देखता है कि कृषि क्षेत्र की लाभप्रदता कैसे हो सकती है, अर्थव्यवस्था में या उपभोक्ता कीमतें कैसी चल रही हैं, जीवन यापन की लागत क्या है, एक ये बहुत अच्छा शब्द है, खाद्य सुरक्षा पर कीमतों का प्रभाव, इन सब को लेकर एक पूरी, तब ये समिति जो है, आयोग कहें समिति नहीं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसके हिसाब से ये अनुशंसा करती है। मतलब ये है कि सीएसीपी पूरा डेटा कलेक्शन करेगी, लागत का विश्लेषण करेगी और फिर अनुशंसा कर देगी। और अनुशंसा करने के बाद जब, और याद रखना है मैंने पहले ही कहा, एमएसपी जब बुआई होती है उसी समय डिसाइड हो जाता है। तो प्रत्येक रोपण सीजन से पहले एमएसपी की दर तय होती है और जब ये सारा सीएसीपी अपनी बातों के बाद सरकार को जब भेजेगा और सरकार को जब भेज देगा, तब जाकर सरकार का एक जो कृषि पर आर्थिक समिति है, वो सीसीई जिसको कहते हैं, वो इस पर निर्णय लेगी। वो देखेगी कि उनका फार्मूला क्या है, उस पर अपने इनपुट्स लगाएगी और अपने इनपुट्स के बाद तब जाकर यह होगा कि अगर उसमें हमें इस चीज को, मतलब केवल जो सीएससीपी ने कहा है उसी पे लेना है या वो थोड़ा परिवर्तन कर सकती है। तो इसका मतलब सीएससीपी जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, वो इन व्यापक अवधारणाओं को लेकर रिकमेंडेशन करती है। उसके बाद सरकार की एक विशेषज्ञ समिति है, वो इस पर निर्णय लेती है कि इसके अनुसार या कुछ बदलकर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्तुत करें। अब ये कैसे होता है, इसके समझने के लिए ये देखिए 3 कॉन्सेप्ट हैं एमएसपी तय करने में। एक है A2 का मतलब आप समझिए इनपुट। भाई खेती करने में क्या करोगे, जब हम खेत में जाएंगे तो बीज खरीदेंगे, उर्वरक लगाएंगे, कीटनाशक लगाएंगे, श्रम होगा जो बाहर से लेबर आएंगे, ईंधन, सिंचाई, तो जितनी हम चीजें खेती के इनपुट के लिए लगाते हैं उन सब का जो लागत आता है उसको हम A2 कहते हैं। मतलब हम खेती करने में जो सिंचाई का साधन, कीटनाशक, बीज का उपयोग कर रहे हैं वो A2 है, उसकी लागत जोड़ लेते हैं। एक है FL, फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य। एक अच्छी बात है, किसानों को सुरक्षा के लिए जो पारिवारिक श्रम है उसका मूल्य हम लगाते हैं और तब जाकर ये दोनों ज्यादातर जुड़ता रहता है। लेकिन उससे भी बड़ी अवधारणा, और जैसा मैंने कहा था MS स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट, उसने कहा था इन दोनों को नहीं, C2 को फैक्टर बताओ, और C2 को कहा जाता है व्यापक लागत। नाम से ही क्लियर है, व्यापक। और ये व्यापक लागत क्या है, ये कहता है कि C2 इक्वल टू A2 और FL तो शामिल होगा ही होगा, ये भी जोड़ देगा, ये भी जोड़ देगा, मतलब इनपुट जोड़ा, पारिवारिक श्रम जोड़ा, साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात है कि जो हमने स्वामित्व वाली भूमि ली है या हमने मशीनरी, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर किराए पर लिया या कृषि लगाने के लिए अगर हमने कुछ पूंजी ली तो उस पर जो ब्याज लिया है, जो ब्याज है उसको भी तो जोड़ोगे। तो इसका मतलब C2 बराबर A2 प्लस FL प्लस जो आपकी कृषि पूंजी पर ब्याज है, कृषि पूंजी पर ब्याज है जिसमें जमीन भी शामिल है, मशीनरी भी शामिल है, इसको लेकर ब्याज है, तब जाकर जो अवधारणा आएगी वो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से सामान्यतः क्या किया जाता है कि एक तो A2 प्लस FL को जोड़कर ही बना दिया गया एमएसपी तय, और डिमांड ज्यादा रही है, ज्यादा व्यवहारिक किसानों के हित में है कि C2 के आधार पर किया जाए। अब यह क्लियर हो गया होगा कि व्यापक लागत का मतलब है इनपुट प्लस पारिवारिक श्रम प्लस जो कृषि पूंजी के लिए हमने ऋण लिया उस पर ब्याज जो लग रहा है उसे भी शामिल करो, तब लागत आएगी। मतलब ब्याज जुड़ जाएगा तो लागत बढ़ेगी। और लागत का स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि जितना लगा उसका प्लस 50% ऐड, मतलब 150% करके देना चाहिए।
तो अब इन सारी बातों में एक मैथमेटिकली आप इक्वेशन को समझिए कि कैसे किसानों का विरोध और एमएसपी की अनिश्चितता को लेकर क्या होता है। एक तरफ अगर हम 2001 आंकड़ा लें कि धान 21 और 22 में 2021-22 में अगर हम धान की कीमत को देखें तो धान की कीमत पर जो रेट आया, जो लागत आई, वो 1293 रुपए 2021-22 में कहा गया 1293 रुपए पर क्विंटल ये लागत आई। ये मैं बात कर रहा हूं धान की। अब इस बात को समझिए जरा अंतर। अगर हम इसे लागत देखें और यहां देखें एमएसपी, लागत और एमएसपी देखें और लागत और एमएसपी देखेंगे तो अगर हम केवल A2 और प्लस FL पे बात करें, A2 और प्लस FL पे बात करें तो जो लागत आई, जैसा कहा गया, उसने कहा 1293 रुपए, 1293 रुपए। लेकिन अगर हम C2 भी शामिल कर लें तो वो लागत पहुंच गई थी 1727 रुपए। मतलब जो पूंजी पर ब्याज लिया गया, देखिए अंतर, केवल A2 प्लस FL 1293 रुपए और C2 पर अगर करें तो 1727 रुपए। और अब अगर 50% वाले फार्मूले के लेके चलें जो सरकार कहती है तो यहां ये आएगा लगभग 1940 रुपए एमएसपी की गई। बताया था ना, लागत है 1293 रुपए, सरकार कहती है किसानों डरो मत, सरकार आपके साथ है। हम अगर आपका 1293 रुपए मिला है तो हम आपको 1940 रुपए और 1940। लेकिन यहां भी गेम है क्योंकि केवल वो A2 प्लस FL पे किया गया। और अगर C2 यानी व्यापक लागत पर जो MSP आएगी वो 2591 रुपए 2591 रुपीज हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ केवल अगर इतना अंतर हो जाए तो 651 रुपए पर क्विंटल का अंतर हो जाता है। तो ये जो बात है बहुत क्लियर है ना। अगर फॉर्मूले को ध्यान से, एमएसपी तो सब कह रहे हैं, सीएससीपी ने फार्मूला दे दिया, लेकिन कई बार संदेह यह होता है कि क्या हमने A2 प्लस FL को बनाया है, लागत हमारी कितनी लगी। किसान एक ही चीज को तो जोड़ नहीं पाएगा। साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल हम जब चलते हैं तो बताया गया 1293 रुपए पर, जबकि अगर हम C2 के हिसाब से देखें तो 1727 रुपए। और अगर हम उस फार्मूले पे चलें प्लस 50% वाला तो इसका मतलब 1940 रुपए इससे होता है और 2591 रुपए। तो 651 रुपए के आसपास का जो गैप है एक कुंटल पे ये बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों की मांग और साइंटिफिक तरीके से, और इसीलिए एमएस स्वामीनाथन जैसे हमारे भारत रत्न साइंटिस्ट ने कहा कि हमें C2 प्लस 50% के फार्मूले को अपनाना चाहिए। तो पहला तो सुझाव, अब पहली बात तो बहुत क्लियर है कि इसी तरीके से चलना चाहिए। एमएसपी क्या है, क्लियर हो गया होगा। सीएससीपी वो आयोग है जो इसके लिए अनुशंसा करता है। सीएससीपी के पास दो फार्मूले हैं, लेकिन A2 प्लस FL और C2 कितना अंतर हो जाता है ये भी आपने देखा। अब समस्या ये है कि अगर, और एमएसपी के ऑब्वियसली फायदे क्या हैं ये भी आपने देखा। अब क्या है कि यहां पर एक जो बात आ रही है, क्या एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही हमारा कुल जो खेती है उसकी पहचान क्या केवल एमएसपी से ही है? अगर हम एक आंकड़े को देखें, पहले मैं यह बताना चाहता हूं एमएसपी ऑब्वियसली हमारे किसानों के लिए जरूरी है। उन्हें कम से कम इस बात की गारंटी देती है कि आपकी जितनी लागत हुई उससे हम ज्यादा देंगे। आप किसी भी स्थिति में आप कहीं बाजार के शिकार नहीं होंगे। अब समस्या देखिए, एक आंकड़ा मैं देता हूं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर में खेती के अलावा केवल जो कृषि उत्पाद है, कृषि उपज के साथ साथ अगर हम बागवानी, डेयरी और पशुपालन इन सबको शामिल करें
तो आपके पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि 2020-21 में जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो टोटल मूल्य आता है, उपज मूल्य आता है, इन सबको मिलाकर वो आता है 40 लाख करोड़ रुपए। 40 लाख करोड़ रुपए। और अगर केवल, ध्यान से, हमने केवल खेती की बात नहीं की, जो प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि उपज के साथ बागवानी, डेयरी उद्योग, पशुपालन सबको मिला लिया तो 40 लाख करोड़ रुपए हमारा उत्पादन हुआ। लेकिन आय हुई, आय कहिए, और अगर इसमें केवल कृषि उपज की बात करें तो 10 लाख करोड़ रुपए का केवल कृषि उपज से आया। 10 लाख करोड़। अब समझाना क्या चाहता हूं, इतने आंकड़ों की जगलरी है क्या? जब यह देखा गया कि उस साल एमएसपी कितने का मिला, मैं यह समझाना चाहता हूं कि खेती और किसान का मतलब केवल एमएसपी नहीं है। एमएसपी मिल जाने से ही खेती, एमएसपी मिल जाने से ही हमारे गांवों का विकास होगा, किसान होंगे सक्षम, ऐसा नहीं है। रियल हकीकत यह है कि एमएसपी उस साल दी गई थी टोटल 2.5 लाख करोड़ की। 2.5 लाख करोड़ की एमएसपी दी गई थी। अब अगर थोड़ी मैथ तो आनी पड़ेगी, यह मैं आंकड़ों का जाल नहीं, यह वास्तविकता बता रहा हूं कि कैसे मिसयूज हमारे भोले भाले किसानों का होता है। अब अगर 40 लाख करोड़ का 2.5 लाख देखो, 6.25%, इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर में एमएसपी का योगदान केवल 6.25% है। और अगर मान लेते हैं कि खेती का ही देखो ना, कृषि उपज का ही देखो, तो कृषि उपज का एमएसपी का जो योगदान था वो 25% है। भाई बहुत अच्छा है, 2.5 चौके 10, 25% पे ही एमएसपी खर्च था। इसका मतलब साफ है कि एमएसपी हमारी खेती का बहुत बड़ा आईना नहीं है यार। प्राइमरी सेक्टर में आप देखो केवल उसका योगदान 6.25% है। क्या 6.25% सुरक्षित हो जाने से हमारा विकास हो जाएगा? इस बात को जरा समझना है। अगर हम इस क्लियर होना चाहिए कि हमारे प्राइमरी सेक्टर की कुल आय 40 लाख करोड़ थी, एमएसपी का योगदान केवल 2.5 लाख करोड़ था। इसका मतलब है कि उसमें केवल 6.25% का योगदान। तो एमएसपी ही पूरी खेती है या पूरा प्राइमरी सेक्टर है, इसे हमें थोड़ा अलग और बड़े तरीके से, व्यापक तरीके से समझना। सोमनाथ शास्त्री जब कृषि मंत्री थे, उनके समय भी एक जब समिति बनाई गई तो उसने कहा इस देश का जो बुरा पक्ष है वो देखिए, आश्चर्य होगा एमएसपी का फायदा केवल भारत के 6% किसान उठाते हैं। वन ऑफ ये आई ओपनर। एमएसपी का फायदा ये उत्तर प्रदेश, बिहार या जो मार्जिन आप जानते ही हैं कि भारत में ज्यादातर सीमांत कृषक है, 80% से ज्यादा सीमांत कृषक है। वास्तविकता यह है कि एमएसपी के बारे में आप अगर पूर्वांचल चले जाएं, बिहार चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, वहां किसानों को पता ही नहीं है क्या है। ये तो बेसिकली खासकर पंजाब और हरियाणा, जहां 2-2, 4-4 किलोमीटर में मंडियां हैं, बड़े बड़े अड़तियां हैं, उनके लिए यह कॉन्सेप्ट है और उनकी सुरक्षा उनको फायदा देता है। लेकिन इसीलिए आपने पिछला आंदोलन भी देखा होगा तो पंजाब, हरियाणा या थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को देखा होगा, बाकी आम किसान इससे कटे। और इस बार तो इसका क्यों? क्योंकि बिहार में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि वहां एमएसपी है ही नहीं, एमएसपी पे खरीद ही नहीं हुई, वहां की सहकारी संस्था खरीदी थी। तो हमारा जो भारत की विविधता है ना, वो बड़ी एक तरह से अजीब है। यही हमारी पहचान है। और ये अजीब इसलिए है कि अलग अलग जगह पर अलग चीजें हैं। तो कोई वो जो कहते हैं ना, वन साइज फिट फॉर ऑल, ये इस देश में हो ही नहीं सकता यार। हम तो उन देश में से लोगों में से हैं जो वन नेशन वन लॉ नहीं मानते। यूसीसी को लेकर विरोध होता है अगर फैमिली लॉ और केवल जेंडर इनइक्वलिटी के हिसाब से कहें। मैं पॉजिटिव साइड जा रहा हूं, कोई धर्म समुदाय मत लाइए, कम से कम जेंडर बायसनेस पे तो रोक लगाता है।
लेकिन वहां पर भी है। यहां पर अगर हम बात कहें तो यहां पर सबसे ज्यादा फायदा यहां का है। और ये रिपोर्ट, ये कल कह नहीं रहा हूं, ये आई ओपनर होना चाहिए। ये सभी लोगों ने स्वीकारा है कि केवल इतने % लोगों को फायदा हो रहा है, और खासकर पंजाब और हरियाणा। तो क्या एमएसपी होने से अब ये एमएसपी का रियल जो अभी भारत में योगदान है वो ये है, तो क्या एमएसपी नहीं होना चाहिए? ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो एक तरह से सरकार के पक्ष में हूं, मैं भारत के पक्ष में हूं। एमएसपी एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। एमएसपी सब कुछ है, और इसी से खेती का विकास हो जाएगा, गांवों का विकास हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा, यह नहीं सोचना है। लेकिन एमएसपी नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं विरोधी हूं। एमएसपी होना चाहिए जो अभी हालात हैं देश में, लेकिन उनकी पहुंच उस किसान तक जरूर हो जिसको उसकी वास्तविक जरूरत, जिसको जरूरत है वहां पे पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दो बातें और देखनी है कि अगर हम भारत और चीन की तुलना करें, हमारे यहां किसानों पे इनकम टैक्स नहीं लगता। चाइना में लगभग 40% इनकम टैक्स का दायरा है, विकासशील की तुलना करें। अमेरिका में देखें तो इनकम टैक्स 30% के आसपास है किसान। इसका मतलब यह है कि हमने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी। इन सुविधाओं को लेते हुए और किसानों को कैसे और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए, खेती से जो युवा पीढ़ी या किसान शोषित महसूस कर रहे हैं, कैसे उन्हें लाभ के दायरे में लाया जाए। क्योंकि याद रखिएगा, अगर किसान नहीं है, खेत नहीं है, तो फिर वो देश भी नहीं। हर चीज का मूल, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हमारा किसान और हमारे गांव। तो खेती तो बनी रहनी चाहिए, किसान बने रहने चाहिए, और किसानों का स्वावलंबन बढ़ना चाहिए। डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, मूल इकाई को लेते हुए कैसे जाएं। भले ही आज जीडीपी में खेती का योगदान अबाउट 15% है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 60% लोग अभी भी, तो सोचो जीडीपी में योगदान केवल 15%। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबको मिला के कह रहा हूं कि लगभग 55% से 60% लोग कृषि पर निर्भर। इसका मतलब है कृषि अगर पिछड़ी तो हमारे देश की कितनी बड़ी पॉपुलेशन, हम डिविडेंड्स की बात करते हैं, लाभांश की बात करते हैं, तो डिजास्टर बन जाएगा, आपदा बन जाएगी। इसलिए तो आखिर ये सारे विषय हैं, तो इसका मतलब खेती पर हमें बहुत सारी बातें करनी। डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की आय को दुगना करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जितने आयाम हैं, नीति आयोग ने एजेंडा @75 के तहत जो बातें की, उसको लाना चाहिए। अब तो मांग एमएसपी तो है भाई, इस बार किसानों की मांग क्या है, तो उनका कहना है एमएसपी की गारंटी का कानून। अभी जो स्थिति है, एमएसपी एक नीति है, आप कहें एमएसपी सरकारी पॉलिसी के तहत है, यह कोई गारंटी वाला कानून नहीं है, लिखित कानून नहीं है कि अगर एमएसपी पर नहीं खरीदा, कम से कम इतने पर नहीं खरीदा, तो सामने वाले को आपराधिक सजा हो। इस बार जो पंजाब और हरियाणा, खासकर पंजाब के किसान आए हैं, इस बार सबसे जो बुनियादी मांग, ये जो ट्रैक्टर चले आ रहे हैं दिल्ली की ओर, उसमें जो लदे हुए किसान हैं, उनकी मांग यह है कि गारंटी का कानून बनाया। मतलब आज जो नीति है, नियम है, उसे लिखित तरीके से बताया जाए, और जो एमएसपी को न माने, इससे न्यूनतम उतने से कम पर अगर कोई खरीदे, तो उसे सजा का भी प्रावधान। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर गारंटी का, क्योंकि नेगोशिएशन होना चाहिए, और जैसा सरकार ने कहा बहुत जरूरी है, 2 साल हो गया, और ये ऐसा भी मुद्दा नहीं कि 1-2 साल में हम तुरंत निर्णय ले लें। हमें एक जरूर जो भी हमारे पास समिति है उसे बैठानी चाहिए, और यहां पर केवल जो कृषि विशेषज्ञ हैं, उनके साथ साथ जो किसान यूनियन जो मांग कर रहे हैं, उनके भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों को बैठाना चाहिए। और केवल यही पंजाब हरियाणा नहीं, जो सीमांत कृषक हैं, उनके पक्षों को भी शामिल करना चाहिए। और तब मिलाकर, और ऑब्वियसली इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कहिए कि फार्मूला है, जो चश्मा है, कि
क्या उसका रोड मैप होगा, उसके लेके स्वामीनाथन आयोग, स्वामीनाथन समिति ही थी कि रिपोर्ट या अनुशंसाएं उसको देखकर आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा समय लगेगा, किसानों को की तरफ से भी जो नेता हैं उनको आना चाहिए, और एक मसला इसको हल करने के लिए केवल बहुत जल्दबाजी में करके गारंटी युक्त कानून बना ही दिया जाए, ये उतना आसान नहीं। इस बात को अगर हम पूरा देखें, कहा जाता है कि अगर हम सभी फसलों पर एमएसपी लेने लगे, जो उनकी मांग है, सभी फसलों को एमएसपी के अंतर्गत लाया जाए, ध्यान से, और जब सभी फसलों को एमएसपी के अंतर लाया जाएगा तो इसका मतलब है कि सरकार को लगभग 10 लाख, मैंने अभी दिया था ना, 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए देखने होंगे। आपको पता होगा अभी जो 2024-25 का बजट आया, उसमें जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो हमें विकसित देश की ओर ले जाएगा, जो हमारा एक विजन है 2047, 100 साल की आजादी, और इसका मतलब भारत एक विकसित देश, हमने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 11 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया, और सोचिए इतना ही यहां आ जाएगा। तो समस्या ये नहीं है, हमें यह भी देखना है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। एक तरफ हम विकसित देश की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम एक ग्लोबल साउथ के लीडर की बात कर रहे हैं, हमें वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ना है, लेकिन क्या हम वास्तव में इस रूप में हैं कि इतना अगर खर्च होगा तो वो राजकोष पर, जो राजकोषीय मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो किस तरह होगा। तो एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बना देना, ये ऐसा भी नहीं कि रात दिन का खेल, इट विल टेक टाइम, लेकिन एक पॉलिसी के तहत। और फिर कहा जा रहा है इसमें सरकार को यह मान के चलना होगा कि जो सबसे प्रमुख हिस्सा है, जो मैं हमेशा कहता हूं अपने यूपीएससी के बच्चों से, फर्स्ट फार्मर पॉलिसी। इस देश में किसानों को प्रथम रखकर नीति बनाने की आवश्यकता है। फार्मर कमीशन, जो एम एस स्वामीनाथन साहब ने कहा था, किसान आयोग, उसको लेकर आने की जरूरत है। और ऐसे में अगर एमएसपी पर जो चर्चा और ये जो हो रहा है, अगर हम टोटलिटी से देखें, तो अब जो बात आती है वो ये कि अगर एमएसपी लागू हो जाता है, एमएसपी अधिकार बन जाता है, तो एमएसपी का अधिकार बनने में आपको पता होगा कि इससे पहले एक कमेटी और अशोक दलवई समिति का गठन किया गया था। इन्होंने ही कहा था किसानों की आय को दुगना किया जाए। समिति हमारे पास है, उस रिपोर्ट को देखा जाए कि कैसे उन्होंने कहा था कि उत्पादकता में सुधार लाया जाए, लागत कम की जाए और उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाई जाए। कुछ एक सिंपल से फार्मूले इन्होंने दिए थे। और फिर स्वामीनाथन कमेटी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी उत्पादन के भारी औसत लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसे मैंने C2 + 50%। इन सबके बाद जो एमएसपी पर स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट है, उसे टोटलिटी में पता होना चाहिए आपको कि देश में खाद्य और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए, मतलब खाद्य और पोषक सुरक्षा चाहिए, फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार किया जाए। बहुत बढ़िया बात है। तीसरी बात है किसानों को मिलने वाले कर्ज का फ्लो बढ़ाने के लिए सुधार। आप जानते हो किसानों को इतना सब कुछ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, वित्तीय समावेशन की बात होती है। हमारा यूपीआई अब श्रीलंका और सिंगापुर, पहले यूएई और बाकी लोगों ने तो लिया ही, अब वो भी ले रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है हमारे किसानों को जो कर्ज का फ्लो है वो बेहतर नहीं है। आज भी उसे कहीं ना कहीं कि साहूकार और महाजन के चंगुल में फंसना होता है। अगर आप गांव के हैं तो इस पीड़ा को समझते हैं। और वो जो साहूकार महाजन है वो आज भी मदर इंडिया का वो जो मुंशी है उसकी तरह है। एक बार अगर आपने ले लिया कर्ज तो प्राइम छोड़िए, आप उसका कभी ब्याज नहीं चुका पाए। और इस हालात में किसान आज भी अपनी जमीन खोने और आत्महत्या का शिकार हो रहा है। इसी के साथ एक इन्होंने स्वामीनाथन साहब ने कहा कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसके साथ साथ पहाड़ और तटीय क्षेत्रों में भी एक पूरा प्रोग्रामिंग कृषि के लिए विकसित किया जाए। ऐसे ही
कृषि से जुड़े सामान की क्वालिटी और कास्ट में सुधार हो, वैश्विक कीमतें गिरने पर किसानों को आयात से बचाया जाए। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम सब्सिडी के मुद्दे को पढ़ते हैं, कृषक सब्सिडी के मुद्दों को पढ़ते हैं, तो आपको पीस क्लाज, WTO का जो पीस क्लाज है, उसको भी जानना होगा। इसको भी लेकर कई बार ऐसी बातें आती हैं, लेकिन स्वामीनाथन जी ने कहा था कि हमें सुरक्षा हो और बेहतर कृषि के लिए स्थानीय निकाय, जो लोकल बॉडी है, पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सबको सशक्त बनाना। तो कुछ जो बातें कही स्वामीनाथन साहब ने, ही रियली डिजर्व। ये वही व्यक्ति है जिसे कहें भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो सैल्यूट है इनको, भारत रत्न दिया गया और ये सही में भारत रत्न है, हर बात में डिजर्व करते हैं। अब जब एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात आई, कानूनी गारंटी लिखित हो, उसका पूरा अधिकार मिले, और जब ये होगा, और जैसा मैंने कहा, अगर कानून होगा तो इसका मतलब है कि जो उसकी अवहेलना करेगा उसे सजा मिलेगी। यही इस बार की डिमांड है। अब अगर एमएसपी के पक्ष में तर्क देखा जाए, जो बहुत सिंपल है, अगर एमएसपी होगा तो आय सुरक्षा हो। ये तो तय है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो कम से कम इतना होगा तो आय जो है किसानों की सुरक्षित होगी। दूसरा, जब अगर तय है कि एमएसपी सभी फसलों पे दी जा रही है, तो अब जो खेती से भाग रहे थे लोग, जो लोग कृषि या फसल उत्पादन से बच रहे थे, वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि उनको पता है मिनिमम इतना फायदा तो है ही है। भाई बिजनेस या जो आजकल स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ये स्टार्टअप आ रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि बहुत दिनों तक उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कई स्टार्टअप को घाटे का सौदा करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, बंद हो जा रहे हैं। और भारत में एक चीज तो है कि हम लोगों में उद्यमशीलता को लेकर हमेशा और सरकार पर डिपेंडेंस बहुत रही है। ये बड़ी बुरी चीज है। समाजवादी ढांचे का सबसे बुरा एस्पेक्ट यही है कि सरकार पर निर्भरता बढ़ जाती है। एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि यदि आप किसी को एक मछली देते हो, सरकार मान लीजिए एक किसान को मछली देती है, तो अगर किसान को मछली दे दी तो उसने एक दिन पेट भर लिया। लेकिन कितना अच्छा हो अगर सरकार उस किसान को मछली पकड़ना सिखा दे। अगर मछली पकड़ना सिखा देगी तो वो बार बार अपने स्किल से पकड़ेगा और पूरे परिवार का अपने जीवन भर पेट भरेगा। इसी को स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब हमें स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्टार्टअप सबके साथ आना है। तो यहां पर इसका मतलब यह है, लेकिन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन तो मिलेगा, क्योंकि एक चीज तय हो गई, दिमाग से फितूर हट गया, एक सुरक्षा मिल गई कि मिनिमम इतना लाभ तो है, इतना पैसा तो हमें मिलने वाला है, पॉजिटिव साइड। और ऑब्वियसली जब लोग आय बढ़ेगी, निश्चित रहेंगे, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है डायनेमिज्म थोड़ा आगे की ओर बढ़ेगी, उन्हें फायदा होगा, क्योंकि बाजार की अस्थिरता वहां पे कम होगी। उसके लिए और यह भी होगा कि जब ये सारी चीजें होंगी तो कुछ नए लोग जो भाग रहे हैं खेती से, वो अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों, आकर किसानी से जुड़े। लेकिन यह भी देखना होगा, जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज केवल व्हाइट और केवल ब्लैक नहीं होती। एमएसपी को गारंटी बना देने से एक तरफ राजकोषीय बोझ बढ़ेगा। मैंने आंकड़ा दिया था, अगर हम देखें तो आज के हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए, ये प्रबंधन आसान है क्या? हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले देश हैं। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात कर रहे हैं, हम स्पेस, न्यूक्लियर साइंसेस की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, विकसित देश बनना चाहते हैं। राजकोषीय प्रबंधन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा राजकोषीय बोझ अगर सहेगा तो आखिर ग्रोथ ऑफ इंजन जो डेवलपमेंटल है, जो फ्यूचरिस्टिक है, उसका क्या? पहली समस्या सरकार के सामने ही है, सोचना तो पड़ेगा। दूसरा, बाजार की विकृतियां। बाजार की विकृतियां अगर मैं समझाऊं तो बाजार की विकृतियां का मतलब यह है कि जिसमें एमएसपी होगा, किसान अब वही फसल तो उगाना चाहेगा ना भाई जिसमें एमएसपी हो, सुरक्षित रहे। वो कृषि जलवायु, जो जलवायु परिस्थितियां हैं, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वहां की
जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से या विविधताओं के हिसाब से या कहें तो उस जगह की आवश्यकता के हिसाब से नहीं करेगा उत्पादन, बल्कि वो उत्पादन करेगा जहां वो सुरक्षित है, जहां उसको एमएसपी मिल रहा है। एक तरह से जो विविधीकरण है, उस विविधीकरण, और खासकर जब ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे में बड़ी सारी चुनौतियां हैं। किस तरह वो उत्पादन को घटा रही है, और वहां पर भी हमें एमएसपी दे दिया। हमें समय के साथ हमें इकोनॉमी देखना पड़ता है, हमें साइंस टेक देखना पड़ता है, हमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आज देखिए इजराइल हमास वार, यूक्रेन रशिया वार, रेड सी क्राइसिस, इन सबसे जो सप्लाई चेन है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं, प्रभावित हो रही है। अगर प्रभावित हो रही है तो हमारी कैपेसिटी, अगर डोमेस्टिक मार्केट, हमारी इकोनॉमी अगर आत्मनिर्भर होगी और समय और परिस्थितियों के अनुसार चेंज करने की क्षमता होगी, तो ज्यादा सक्षम होगी। लेकिन एमएसपी होगा तो विविधीकरण को नुकसान होगा, चैलेंजेस नहीं लेगा। वो एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है संतोषी माता का, अगर संतोष का लेवल आ गया और केवल ये देखा जाने लगा कि चलो ये प्राइस है, इतने पे हम संतुष्टि करने लगेंगे, तो जो चैलेंजेस है भविष्य के, जिस तरह दुनिया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की ओर आ रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की ओर आ रही है, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी मस्टर्ड, उन सबके चैलेंजेस को देखते हुए हम कहीं ना कहीं अगर इस बात को देखते हैं तो एक चुनौती ये भी पैदा होगी, विविधता। और तीसरा, एक समस्या और आएगी, एमएसपी के लिए गारंटी निश्चित करना, जो बात ही चल रही है, बहुत सारे प्रशासनिक तंत्र, बहुत ऐसी चीजों को चुनौती प्रस्तुत करेगा कि इसका एक रेशनल रूप कैसे लाया जाए, प्रशासनिक तंत्र इसका कैसे विकसित किया जाए। और हमें ध्यान रखना है, मैंने फिर कहा, एमएसपी का फायदा अभी वास्तविक तौर पर भारत में केवल 6% किसान उठाए, और जो मूल किसान, जहां गरीबी है, जिन्हें बीमारू स्टेट कभी कहा गया, उन राज्यों में तो इसका लाभ सही मायने में पहुंचा ही नहीं। भाई एमएसपी होगा, एमएसपी सरकार खरीदेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जब खरीदेगी उसके बाद जब खरीदेगी तो इसके लिए भंडारण करेगी, स्टोरेज की स्थिति आएगी। इन सारी चीजों में समय लगता है। सरकार किसानों तक पहुंचे, खरीदे, भंडारण करे, फिर पीडीएस में भेजे। आपने सुना होगा, एक होता है एमएसपी, एक होता है इशू प्राइस। इशू प्राइस, निर्गत मूल्य, ये हमेशा एमएसपी जो है वो हमेशा इशू प्राइस से अधिक होगा, क्योंकि जब एमएसपी सरकार ने खरीदा, आप सब जानते हैं कि फिर हमारा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो सब लेकर जब जाता है और जब पीडीएस के माध्यम से लोगों को अनाज देता है जहां जरूरत है, तो ऑब्वियसली एमएसपी से कम दाम पे ही तो देगा, तभी तो फायदा होगा हमारे वंचित लोगों को। अब समस्या यह है कि एमएसपी से खरीद में लेकर, भंडारण में लेकर बहुत सारे ऐसी चीजें, चैलेंजेस आते हैं, और वहां पे किसान क्या इतना वेट करेगा? उस बेचारे को दिन की रोटी देखनी है, और अगर दिन भर खाना है, उसे तो पैदा हुआ और फसल पकी, उसे तुरंत अगर बिक्री नहीं मिली, तो सीमांत किसान तो न स्टोरेज जानता है, अभी भी कोल्ड स्टोरेज की जो व्यवस्था है गांवों में बड़ी अच्छी स्थिति में नहीं है, और किसान अगर रखेगा, वेट करेगा, तो हो सकता है वो कहीं का ना रहे, क्योंकि उसका उत्पाद सड़ जाए। ऐसे में उसे जो कीमत मिलती है, बिचौलिए आ गए, मध्यस्थ आ गए, ये सब आकर खरीद ले जाते हैं, और उन्हें जो पैसा मिला, सच्चाई यह है कि लागत से कम कीमत पर भी किसान बेच रहा है यूपी बिहार में। और इसीलिए किसानों की मूल समस्या है। अगर सोचना है सही सलूशन, तो सरकार को इस पक्ष को दूर करने में त्वरितता दिखानी। 75 साल की आजादी के बाद अगर ये सब समस्याएं बनी हैं, तो हमें थोड़ा इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन पे तो आना ही होगा। हम अगर आर्टिकल 370 समाप्त कर सकते हैं, बड़े निर्णय ले सकते हैं, ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जहां पर एक बेहतर निर्णय प्रक्रिया, हार्ड डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। और इस जहां यहां पे लीकेजेस हैं, भ्रष्टाचार है, उन सबको समाप्त कर इन लोगों को, जो सीमांत कृषक है, वहां किसी न किसी तरफ फायदा हमारी नीतियों का पहुंचाना बहुत जरूरी है। अलग बात है कि एक तरफ हमने जब
जैम त्रिनीति शुरू की। ये जैम त्रिनीति एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है सरकार की, जनधन, आधार और मोबाइल। और प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछना लक्ष्य रखा सरकार ने। जनधन, आधार और मोबाइल से एक फायदा जरूर हुआ कि अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भेजने लगे, पहचान निर्धारित हो गई, खाते खुल गए। इन सब के बावजूद जो रियल एमएसपी और खेती, किसान, सीमांत कृषक का जो प्रोडक्शन है, उसे वास्तविक मूल्य दिलाने में अभी रियलिस्टिक व्यवहारिक धरातल पर हम सक्षम नहीं हुए। वहां तक सरकार को पहुंचना होगा और तभी सरकार की वास्तविक जीत मानी जा सकती। तो किसान, ये विपक्ष में जो तर्क हैं, मैंने कहा पक्ष में भी तर्क हैं, आय बढ़ेगी और किसानों की आय बढ़ेगी, इससे बढ़िया क्या है भाई? हमारे गांव सुधरेंगे, गांवों की जो इकोनॉमी है उसमें निश्चितता आएगी, लोगों को प्रोडक्शन में, किसानी की तरफ बढ़ने में एक तरह से फिर से इंटरेस्ट होगा। लेकिन जो घाटे हैं, जो विपक्ष है, वो भी कम नहीं। इसलिए जो स्वॉट एनालिसिस है इसकी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, एमएसपी की स्वॉट एनालिसिस करने की जरूरत पूरी तरह अभी बची है। और कोई भी निर्णय बहुत जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक नीतिगत ढांचा तैयार करने की बड़ी जरूरत है। और ऐसे में जो किसान आ रहे हैं, ठीक है, बेचैन हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं सरकार ने 2 साल पहले जो वादा किया, वैसे भी इस देश में एक गाना बड़ा फेमस है, वादा तो टूट जाता है। कुछ उकसाने वाले लोग भी हो सकते हैं, इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल भी है। और राहत इंदौरी कहते हैं ना कि सरहदों पर तनाव है क्या, देखो वहां चुनाव है क्या। कुछ बातें हैं, लेकिन सब कुछ वही बातें हैं नहीं मान। किसानों की दशा, किसानों की स्थिति इस देश में अच्छी नहीं है, इसे स्वीकारने में कोई भी संकोच किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार प्रयास कर रही है तो भाई 10 साल हो गए, कुछ ना कुछ बेहतर नियामक प्रक्रिया के तहत, नीतिगत ढांचे के तहत, कानून के तहत वहां पहुंचने की जरूरत है। दूसरी तरफ जिस तरह से किसान चले आ रहे हैं अपनी बात मनवाने, और ये राइट टाइम और तुरंत की बात, गारंटी एमएसपी पर गारंटी कानून मानना, यह भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए जो मैं बार बार एक बात को रिपीट कह रहा हूं कि एक हाई टाइम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। चुनावों को दिमाग से हटा दीजिए। किसान अगर प्रथम है हमारे नागरिक, अगर कहा जाए इस देश में, और बुनियाद है हमारे देश की, तो उनकी जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए और इन किसानों के साथ, इनके साथ बैठकर एक पूरी बेहतर समिति, अब कोई पहलू छूटे ना। एमएस स्वामीनाथन साहब हैं, एलवी कमेटी है, जितनी बातें हैं उसको लेकर इन यूनियन के लीडर को भी रखा जाए, कृषि एक्सपर्ट्स को रखा जाए, पॉलिटिकल लीडर्स को रखा जाए, कुछ एनजीओज को रखा जाए जिन्होंने वास्तव में गांव और किसान उस पर काम किया हो, और इन सबको लेकर एमएसपी कानून बनाना, गारंटी देना कितना फायदेमंद और कितना वो होगा, और अगर होगा तो उसकी पूरा प्रक्रिया क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, उस पर बने और फिर सहमति से आगे बढ़ा जाए। टाइम भले ही लगे, लेकिन जब बने तो कोई भी पक्ष एक तरह से विन विन सिचुएशन की स्थिति में आए, किसानों को वास्तविक तौर पर लाभ हो। इसलिए इस तरीके से हमें इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ना होगा। तो ये जो किसान आंदोलन 2024 है, वो क्यों है, उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको डायरेक्ट मांगने में अब इनका यह भी कहना है कि मनरेगा में जो दिहाड़ी मजदूरी है वो 700 रुपए की जाए, और यह भी कहा जाए कि 200 दिन का कार्य एग्रीकल्चर के साथ इसे यूनिफाइड कर दिया जाए मनरेगा मजदूरी को, और 365 दिन में से 200 दिन का कार्य दिया जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मेन डिमांड जैसा कहा गया, एमएसपी को गारंटी युक्त कानून बनाना उनकी डिमांड है, जो प्राथमिक है। उसके अलावा जैसे विद्युत बिल 2020 की बात थी, या फिर जैसा मैंने कहा कि जो भी उस आंदोलन में मारे गए हैं लोग, परिवार को मुआवजा मिले, नौकरी मिले, जितने भी आरोपी उस आंदोलन में थे उनका जो है एक तरह से किसी भी एजेंसी ने अगर उन पर एफआईआर या कोई दर्ज की हो, उन्हें आरोप मुक्त कर दिया जाए। ऐसी बहुत सी बातें हैं। ले देकर कंक्लूजन के तौर पर किसानों की जो उत्तेजना है, उतावलापन है, उसे कहीं ना कहीं कुछ तत्वों से प्रमोशन मिला होगा,
लेकिन सरकार को भी यह सोचना है कि 2 साल बाद आखिर उन किसानों से बातें क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं उन्हें सहमत किया जा सका कि यह बात कुछ दिनों बाद या इलेक्शन के बाद या जब भी होगी आपकी सहमति से आप सबके स्टेक होल्डर को लेते हुए की जाएगी। तो आज सबसे पहला प्रश्न और सलूशन दोनों यही है कि किसानों को सरकार के साथ वार्ता के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए। जिस हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिस हम किसानों की बात करते हैं, और जो सरकार अपने आप को वास्तव में आप कहिए कि सबसे निचले तबके की फायदे की सरकार कहती है, वो तभी हो पाएगा जब इस पर जल्द से जल्द एक बेहतर निर्णय की ओर बढ़ा जा सके।